दोस्तों, आज कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। चैनल पर आपका सपोर्ट थोड़ा कम हो गया है। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं और अभी तक चैनल का मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ है। मैं पूरा दिन मेहनत करके आपके लिए वीडियो और कहानियां बनाता हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर संभव हो तो अपने परिवार या दोस्तों के मोबाइल से भी सब्सक्राइब करवा दें, ताकि हम जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें। अगर 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे नहीं हुए तो शायद मैं इस कहानी को आगे जारी न रख पाऊं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से दिल से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। 4 सबसे शक्तिशाली सिद्धांत। तो तुम चाहते हो कि बोली लगाने की जगह हम सीधा अपनी कीमत बताएं? चलो ठीक है। फिर हमारा केसरगढ़ साम्राज्य इस ऊर्जा आवेशम गोली के लिए 2 लाख उच्च श्रेणी के देव क्रिस्टल देने के लिए तैयार है। केसरगढ़ साम्राज्य के राजा के भाई अर्पित ने अपना प्रस्ताव देते हुए कहा, 2 लाख उच्च श्रेणी के देव क्रिस्टल। हमारा पूर्वन साम्राज्य 3 लाख उच्च श्रेणी के देव क्रिस्टल देने के लिए तैयार है। पूर्वन साम्राज्य के प्रतिनिधि वरिष्ठ प्रदीप ने कहा, हम 10,000 अतिरिक्त उच्च श्रेणी के देव क्रिस्टल देने के लिए तैयार है। प्रदीप की बात सुनकर अर्पित ने कहा, तो फिर हम 4 लाख उच्च श्रेणी के देव क्रिस्टल देंगे। प्रदीप ने कहा। उनकी यह बात सुनकर अर्पित के चेहरे का रंग काला पड़ने लगा। बेवजह कीमत क्यों बढ़ा रहे हो? यह तुम्हें भी पता है कि ऊर्जा आवेशम गोली कीमती जरूर है, लेकिन इसकी कीमत 2 लाख उच्च श्रेणी के देव क्रिस्टलों से ज्यादा नहीं है। क्या इतनी बड़ी कीमत देनी आवश्यक है? अर्पित ने प्रदीप से पूछा। मुझे कीमत से मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ गोली चाहिए। इस पर हमारे पूरे साम्राज्य का भविष्य टिका हुआ है, तो हम कोई संकोच नहीं करने वाले। प्रदीप ने जवाब दिया। यह बात सच थी कि यह कीमत ज्यादा थी, पर प्रदीप को पता था कि अगर वृषभ अच्छा स्थान हासिल कर लेता है और 3 बड़े गुरुकुलों व 2 बड़े परिवारों की नजर उस पर पड़ जाती है, तो उनके साम्राज्य को इतने ज्यादा इनाम मिलने वाले थे कि उनके सामने 10 करोड़ उच्च श्रेणी के देव क्रिस्टल भी कुछ नहीं थे। फिर यहाँ तो सिर्फ 4 लाख उच्च श्रेणी के देव क्रिस्टलों की बात हो रही थी। तो मतलब तुम पीछे नहीं हटोगे? ठीक है, हम भी अपनी कीमत बढ़ाएंगे। हम 5 लाख उच्च श्रेणी के देव क्रिस्टल देंगे। अर्पित ने गंभीर स्वर में कहा। यह उसकी आखिरी कीमत थी, क्योंकि इससे ज्यादा देव क्रिस्टल उसके पास अभी मौजूद नहीं थे। 5,10,000 उच्च श्रेणी के देव क्रिस्टल। अर्पित के कीमत लगाने के 1 सेकंड बाद ही प्रदीप ने अपनी कीमत बताई। यह कीमत सुनकर अर्पित के चेहरे का रंग गुस्से से लाल पीला होने लगा। चलो यहां से, अर्पित ने 7वें राजकुमार से कहा और उसके बाद वहां से जाने लगा। 7वें राजकुमार के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी, पर वो क्या कर सकता था? अवसर उनके सामने था, अफसोस उनके पास इतनी कीमत नहीं थी कि गोली खरीद सके। प्रदीप ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी जादुई अंगूठी में से 5,10,000 उच्च श्रेणी के देव क्रिस्टल निकाले और प्रभाकर को देते हुए कहा, यह रही आपकी गोली की कीमत। इसके बाद उन्होंने ऊर्जा आवेशम गोली ली और वहां से रवाना हो गए। आकर्ष ने इस दौरान कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी गोली से कितना मुनाफा होता है, उसे कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर जो भी सामान था उसकी कीमत उसके द्वारा नहीं दी गई थी, इसलिए मुनाफे में भी उसका कोई अधिकार नहीं था। और जिस पर उसका अधिकार न हो वह उस वस्तु को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश नहीं करता था। हाँ, कोई ऐसी वस्तु जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं हो, उसे हासिल करने में उसे कोई समस्या नहीं थी। पर प्रभाकर ने इसके बावजूद उसे 5 लाख उच्च श्रेणी के देव क्रिस्टल दिए, क्योंकि गोली का निर्माण करके कीमत उसी ने बढ़ाई थी। आकर्ष ने मना भी किया, लेकिन प्रभाकर नहीं माने। इसके बाद सभी वापस अपने साम्राज्य के लिए रवाना हो गए। वापस गंधर्वगढ़ आने में उन्हें 10 दिन का समय लगा।
शाही महल पहुंचने के बाद आकर्ष ने उन लोगों से विदा ली और अपने निवास स्थान में आ गया जिसका प्रबंध राजा के द्वारा किया गया था। जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया, अपने मस्तिष्क में उसे धातु सम्राट अयस का स्वर सुनाई दिया। जीवन और मृत्यु के पेड़ की उस शाखा को बाहर निकालिए। स्वर में थोड़ी जल्दबाजी थी, इसलिए आकर्ष ने नहीं पूछा कि इस शाखा का करना क्या है। उसने अपनी जादुई अंगूठी में से जीवन और मृत्यु की पेड़ की शाखा को बाहर निकाल लिया और सामने मेज पर रख दिया। इस पर अपना खून डालिए ताकि आपका इस पर अधिकार स्थापित हो जाए। धातु सम्राट अयस का स्वर फिर से सुनाई पड़ा। आकर्ष ने इस बार भी कोई सवाल नहीं किया। उसने बस अपनी पहली उंगली में से खून की एक बूंद निकाली और उसे पेड़ की शाखा पर डालने लगा। पर इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, अपने मस्तिष्क में उसे दिव्य ज्वाला का स्वर सुनाई पड़ा। तुम थोड़ी जल्दबाजी नहीं दिखा रहे? इन्होंने अभी भोपाल मंडल में भी प्रवेश नहीं किया है, न ही इनके खुद के आत्ममंडल में किसी संसार का निर्माण हुआ है। ऐसे में तुम्हें क्यों लगता है कि जीवन और मृत्यु की पेड़ की यह शाखा इनको अपने मालिक के रूप में स्वीकार करेगी? दिव्य ज्वाला का यह स्वर सुनकर आकर्ष अपने स्थान पर ही रुक गया और धातु सम्राट अयस के बोलने का इंतजार करने लगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। यह इतनी आसानी से इनको अपने मालिक के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। पर तुम यह भूल रहे हो कि इनके शरीर में 99 देव नाड़ियां हैं। ऊपर से हम दोनों भी तो हैं। हम मदद करेंगे तो इस जीवन और मृत्यु की पेड़ की शाखा को इन्हें अपने मालिक के रूप में स्वीकार करना ही होगा। इसके अलावा इससे प्रत्यक्ष रूप से हमें भी फायदा मिलेगा। एक बार यह शाखा इनके शरीर के साथ जुड़ गई तो हम इस छोटे से स्थान से बाहर निकलकर वापस से वहां पर जा सकते हैं जहां पर हमारा जन्म हुआ था। धातु सम्राट अयस ने जवाब दिया। अब की बार दिव्य ज्वाला की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शायद वो कुछ सोचने लगा था। लगभग 2 मिनट बाद उसने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, फिर थोड़ा जल्दी करो। मैं ज्यादा समय तक अपनी चेतना को सक्रिय नहीं रख पाऊंगा। दिव्य ज्वाला की यह बात सुनकर आकर्ष ने फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया और खून की एक बूंद उस शाखा पर डालने की कोशिश की। जैसे ही उसकी खून की बूंद शाखा से स्पर्श करने वाली थी, शाखा के भीतर से एक के बाद एक कई ऊर्जा तरंगे निकली जिसने शाखा के चारों तरफ कई सारे कवचों का निर्माण कर लिया। इनमें जो सबसे ऊपरी कवच था, उसने खून की उस बूंद को बीच में ही नष्ट कर दिया। फिर से कोशिश कीजिए। धातु सम्राट अयस का स्वर सुनाई पड़ा। आकर्ष ने बिल्कुल वैसा ही किया। एक बार फिर उसने अपनी खून की बूंद उस शाखा पर डाली। जैसे ही पहला कवच उस बूंद को नष्ट करने वाला था, आकर्ष के हाथ के भीतर से 2 ऊर्जा तरंगे बाहर निकली और तुरंत उस खून की एक बूंद में समा गई। ऐसा होते ही बूंद का वजन एकदम से बढ़ गया। यह 2 ऊर्जा तरंगे कुछ और नहीं बल्कि दिव्य ज्वाला और धातु सम्राट अयस थे। दोनों के भार के कारण बूंद खुद इतनी भारी हो गई कि पहले कवच पर जोर से जाकर गिरी और पलक झपकते ही उस कवच को तोड़ दिया। पहले कवच के टूटते ही दूसरा कवच सामने आ गया। बूंद जब उस पर गिरी तो वह तुरंत नहीं टूटा। अब की बार कवच को टूटने में थोड़ा समय लगा। लगभग 3 सेकंड बाद दूसरा कवच भी टूट गया, जिसके बाद तीसरा कवच सामने आया। 10 सेकंड का समय लगा। ऐसे करते करते लगभग 10 से भी ज्यादा कवच टूट गए। जब बूंद आखिरी वाले कवच पर पड़ी तो उस कवच को टूटने में 2 मिनट का समय लगा। जब वह कवच टूटा तो खून की वह बूंद सीधे जाकर शाखा की सतह पर पड़ी और धीरे धीरे करके उस शाखा के भीतर समाने लगी। आकर्ष बस चुपचाप खड़े होकर यह पूरी प्रक्रिया होते देख रहा था। खून को पूरी तरह से अवशोषित होने में लगभग 5 मिनट का समय लगा। जब खून की बूंद उस शाखा के सबसे भीतरी भाग पर पहुंच गई, तब आकर्ष को उस शाखा के साथ एक अपनापन महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह शाखा उसी के शरीर का कोई भाग हो। वुश! एकदम से शाखा मेज से थोड़ी ऊपर उठी और हवा में उड़ने लगी।
इसके बाद एकदम से वह एक चमकीले गहरे हरे रंग की ऊर्जा में बदली और किसी गोली की भांति आकर्ष के सीने में चली गई। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि आकर्ष को प्रतिक्रिया देने का भी अवसर नहीं मिला था। अपने सीने में उसको एक तेज दर्द महसूस हो रहा था जो प्रति सेकंड तेज होता जा रहा था। उसके हृदय की धड़कन भी उसी रफ्तार से बढ़ रही थी। सिर्फ 5 सेकंड के भीतरी आकर्ष की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वह सीधा नीचे गिर गया। अपने सीने में इतना तेज दर्द उसे आज से पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ था। उसने जल्दबाजी में अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर का निरीक्षण किया। वो देखना चाहता था कि आखिर उसके सीने में ऐसा क्या है जिस वजह से उसे इतना तेज दर्द महसूस हो रहा है। अंदर का नजारा देखकर तो वह पूरी तरह से हिल गया। उसने देखा कि पौधे के जड़ों के जैसी कुछ संरचनाएं उसके हृदय को चारों तरफ से घेर रही है और उस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। जैसे जैसे पकड़ मजबूत बन रही थी उसे उतना ही तेज दर्द महसूस हो रहा था। थोड़ी ही देर में उन जड़ों को चीरते हुए 2 छोटी पत्तियां उसके हृदय से बाहर निकली जो धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाने लगी। उसके हृदय के ऊपरी सतह पर एक छोटा सा पौधा अंकुरित हो चुका था। उसी के कारण उसे इतना तेज दर्द महसूस हो रहा था। पर अच्छी बात यह थी कि एक बार उस पौधे के अंकुरित होने के बाद दर्द धीरे धीरे करके कम भी होने लगा था। इसी के साथ आकर्ष को अपने शरीर में एक नई ऊर्जा भी महसूस हो रही थी। यह वही ऊर्जा थी जिसको उसने नीलामी के समय पहली बार शाखा को देखने के बाद महसूस किया था। यह शाखा अब आपके साथ जुड़ चुकी है। जो इसकी ऊर्जा है वही अब आपकी भी ऊर्जा है। क्षिति का स्वर आकर्ष को सुनाई पड़ा। उसकी बात सुनकर आकर्ष ने अपने उल्टे हाथ की तरफ देखा। इसके बाद उसने अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और अपने उल्टे हाथ पर एक जोर का प्रहार किया। प्रहार इतनी ताकत से किया गया था कि आकर्ष के उल्टे हाथ पर एक गहरा घाव बन चुका था। उसने यह इसलिए किया था क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या शाखा सच में अब उसके इस घाव को भर पाएगी जिस तरह से उसने अपने घाव को भरा था। जैसे ही उसके हाथ पर घाव बना तुरंत से कुछ जड़ें उसके घाव के ऊपर फैलने लगी। सिर्फ 2 सेकंड के भीतर ही उन जड़ों ने एक साथ मिलकर उसके उस घाव को भर दिया। यह जीवन और मृत्यु का पेड़ है। इसकी क्षमता पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए। क्षिति का स्वर फिर से सुनाई पड़ा। मैं संदेह नहीं कर रहा। मैं बस देखना चाह रहा था कि यह मेरा घाव भर पाता है या नहीं। वैसे तुमने बताया कि यह सिर्फ एक शाखा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि जीवन और मृत्यु का एक पूरा पेड़ भी अस्तित्व में होगा? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल है। आपके हाथ में सिर्फ एक शाखा है। इसके जैसी और 80 शाखाएं हैं। तने को जोड़ दिया जाए तो कुल 82 भाग है। प्रत्येक एक शाखा एक देवतल में मौजूद है। इसी के कारण तो देवतल अभी तक स्थिर है, वरना कब का इनका अस्तित्व मिट चुका होता। आपको तो खुद को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि आपको वह ताकत मिल चुकी है जिसको हासिल करने के लिए बड़े बड़े योद्धा वर्षों तक इंतजार करते हैं। फिर भी उन्हें जीवन और मृत्यु के पेड़ की शाखा देखने को नहीं मिलती। क्षिति ने जवाब दिया। देखकर लग रहा है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। क्या इस बारे में कुछ और बता सकते हो? आकर्ष ने पूछा। सच्चाई आपकी सोच से ज्यादा बड़ी है। फिर भी कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। इस जीवन और मृत्यु के पेड़ का सीधा संबंध देव क्षेत्रों के सर्वशक्तिशाली योद्धाओं से है। क्षिति ने जवाब दिया। देव क्षेत्र? यह क्या है? आकर्ष ने पूछा। ऐसी किसी जगह के बारे में वह पहली बार सुन रहा था। इसके बारे में तो वरिष्ठ विक्रांत ने भी उसे नहीं बताया था। देव क्षेत्र देवतल से बिल्कुल अलग है। हाँ, यह देवतल से बड़े नहीं है, परंतु फिर भी इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि यहाँ पर वह योद्धा रहते हैं जो देवतल के सबसे शक्तिशाली योद्धा को अपनी उंगली के एक इशारे से खत्म कर सकते हैं। देवतल में सबसे शक्तिशाली योद्धा सूर्यवेग मंडल में होता है,
लेकिन देव क्षेत्र में योद्धाओं की ताकत ही इसी मंडल से शुरू होती है। मृत्यु लोक में मानव, देवतल में देव योद्धा और जो इनसे ऊपर उठ जाते हैं उन्हें देव कहा जाता है। देव क्षेत्र में इसी प्रकार के देव निवास करते हैं जिन्होंने किसी न किसी एक सिद्धांत को समझ लिया होता है और उसमें महारत हासिल कर ली होती है। सबसे जरूरी बात, एक देव क्षेत्र का निर्माण देवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा के द्वारा किया जाता है। इन सभी देवतलों के बाहर कुल 18 देव क्षेत्र है। आपने पूछा था ना कि हम दिव्य तत्व किस काम के हैं? हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि हम इन देव क्षेत्रों का निर्माण करने में मदद कर सकें। देवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा जो अपनी ताकत के दम पर देव क्षेत्र का निर्माण करता है, ऐसा करने के लिए उसे किसी न किसी एक दिव्य तत्व को उसके सबसे आखिरी स्तर में पहुंचाना पड़ता है। जब कोई भी दिव्य तत्व अपने सबसे आखिरी स्तर में पहुंचता है तो वह अपनी इच्छा से कोई भी एक रूप ले सकता है। इसके बाद एक रहस्यमयी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है। अब इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है कि यह रहस्यमयी ऊर्जा क्या है और कहां से आती है, पर इतना पक्का है कि इस ऊर्जा की अनुपस्थिति में देव क्षेत्र का निर्माण नहीं हो सकता। इस ऊर्जा के साथ जुड़ने के बाद दिव्य तत्व देवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा की सहायता से एक देव क्षेत्र का निर्माण करता है। इस पूरी प्रक्रिया में वह इकलौता देव तत्व अपनी पूरी ऊर्जा खो देता है। इस प्रकार वो फिर से अपने पहले स्तर में आ जाता है। इस प्रक्रिया को देव तत्व का पुनर्जन्म कहा जाता है। इस नए जन्म में देव तत्व फिर से अपने नए मालिक की तलाश करता है और यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार एक देव तत्व अपने आखिरी स्तर में पहुंचने के बाद देव क्षेत्र का निर्माण कर सकता है। एक ऐसा स्थान है जहां पर यह सभी 81 देवतल और 18 देव क्षेत्र बंद है, यानी कि इनकी संख्या निश्चित रहती है। तो अगर किसी भी योद्धा को अपना खुद का एक देव क्षेत्र बनाना है तो उसे पहले वाले देव क्षेत्र को पूरी तरह से खत्म करना पड़ता है। क्षिति ने विस्तार से आकर्ष को अपने और जीवन व मृत्यु की पेड़ की शाखा के बारे में बताया। पूरी कहानी सुनने के बाद आकर्ष को कुछ याद आने लगा। दिया का परिवार भी इसी प्रकार के एक क्षेत्र में रहता था। वरिष्ठ विक्रांत ने बताया था कि 1000 साल तक वहां के लोग देवतल व मृत्यु लोक में नहीं आ सकते थे। यानी कि दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह था कि दिया के पिता और बाकी सब योद्धा इतने ताकतवर थे कि सूर्य वेग मंडल के योद्धाओं को आसानी से खत्म कर सकते थे। तुमने अभी कहा कि एक रहस्यमयी ऊर्जा आखिरी समय पर आती है। वह क्या है? मतलब उसका अस्तित्व किससे जुड़ा है? क्षिति की बातों को ध्यान से सुनने के बाद आकर्ष ने पूछा। वह क्या है उसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता, पर हाँ इतना पक्का है कि वह एक रचिता की चेतना है। जिसने भी जीवन को अस्तित्व में लाया है यह उसकी सोच है। मृत्यु लोक में जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया चलती है, लेकिन जब देवतल में आते हैं तो वह प्रक्रिया आधी हो जाती है। यह उसी रचिता की सोच है। प्रत्येक स्थान और समय के लिए उसने अलग अलग नियम बनाए हैं। इस वजह से कोई भी इन नियमों को तोड़ नहीं सकता। जिसने इन नियमों को तोड़ने की कोशिश की वह भले ही कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उस रचिता की एक सोच ने उस योद्धा के अस्तित्व को मिटा दिया है। हम दिव्य तत्वों को इस बारे में बताने की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए ना तो हमें इस बारे में विस्तार से पता होता है और ना ही हम चाहकर किसी को इस बारे में बता सकते हैं। पर उस रचिता की सोच को समझने के लिए 4 सिद्धांत बनाए गए हैं जिनका निर्माण उसी रचिता ने किया था। क्षिति ने जवाब दिया। 4 सिद्धांत? क्या तुम्हारे कहने का मतलब प्रथम श्रेणी के सिद्धांत से है? आकर्ष ने पूछा। हाँ, प्रथम श्रेणी के 4 सिद्धांत। मृत्यु लोक में प्रकृति को साक्षी मानकर जो वचन दिया जाता है वह इन्हीं 4 सिद्धांतों के ऊपर टिका हुआ है। प्रकृति खुद इन नियमों से बंधी हुई है। क्षिति ने जवाब दिया। क्या इन 4 सिद्धांतों के बारे में मुझे कुछ और बता सकते हैं? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल,
पर मैं सिर्फ उतनी ही जानकारी दे सकता हूं जितनी मुझे याद है। 4 सिद्धांतों में मुख्य रूप से तो सिर्फ 2 ही सिद्धांत है, लेकिन उनको आगे 2 और हिस्सों में बांटा गया है, जिस वजह से अब 4 सिद्धांत बन चुके हैं। सबसे पहला सिद्धांत है समय और स्थान का सिद्धांत, जिनसे आगे चलकर समय का सिद्धांत और स्थान का सिद्धांत बना। दूसरा सिद्धांत है जीवन और मृत्यु का सिद्धांत, जिनसे आगे चलकर जीवन का सिद्धांत और मृत्यु का सिद्धांत बना। समय यह किसी की इच्छा अनुसार नहीं चलता, ना ही इसे कुछ प्रभावित कर सकता है। चाहे धीमी रफ्तार से चले या तेज रफ्तार से चले, यह हमेशा चलता है। स्थान जो अपने भीतर हर वस्तु को रखता है। इसके बिना ना ग्रह संभव है ना ब्रह्मांड। समय भी इसके बिना अधूरा है। जीवन जहां से सभी की शुरुआत होती है। कुछ पहले शुरुआत करते हैं, कुछ बाद में, पर शुरुआत जरूर करते हैं। और सबसे आखिर में मृत्यु, जिसको कोई टाल नहीं सकता। देवतल में हर किसी को अमरता का वरदान है, लेकिन वह भी इससे भाग नहीं सकते। जो खुद एक ब्रह्मांड की रचना कर सकता हो, उसका भी एक समय आता है जब उसे अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। यह 4 ऐसे सिद्धांत हैं जिनका कोई भी सीखा नहीं सकता। भले ही आपके जीवन और मृत्यु के पेड़ की एक शाखा प्राप्त हुई है, जिसके साथ आप जीवन का सिद्धांत सीख सकते हैं, परंतु पूरे विश्वास से कोई नहीं कह सकता कि आपको इसमें सफलता मिलेगी। आपको लगता होगा कि आप विशेष हैं, पर सच्चाई तो यह है कि आप खुद एक प्यादे हैं जो किसी और की इच्छा से चल रहा है। कहते हैं, इन 4 सिद्धांतों को समझने के लिए इंसान को अपने स्वाभिमान को छोड़कर सबसे पहले वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ता है। अधिकांश इसमें असफल रहते हैं। आपकी स्थिति भी बाकी सभी से अलग नहीं है। जिन 99 देव नाड़ियों को आप अपनी ताकत मानते हैं, वो वास्तव में एक मिथ्या के अलावा कुछ नहीं है। आपके अलावा ऐसे कई लोग बैठे हैं जिनके पास इसी प्रकार की 99 देव नाड़ियां हैं। नियम अनुसार एक समय पर सिर्फ 100 योद्धा ही हो सकते हैं जिनके पास 99 देव नाड़ियां हो। इसलिए आपकी मंजिल अपने परिवार को बचाना या फिर सबसे शक्तिशाली बनना नहीं है, बल्कि उस रचिता की सोच तक पहुंचना है। उसी के बाद आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ कर सकते हैं। यह वह जानकारी है जो मैं आपको बता सकता हूं। इसके आगे अगर हमने कुछ भी बताने की कोशिश की तो हमारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातें समझ रहे होंगे और इस बारे में किसी और के सामने जिक्र नहीं करेंगे। क्षिति ने जवाब दिया। शुरुआत में तो उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आखिर में आते आते उसके शब्दों में गंभीरता झलकने लगी थी। यह बात तो सच थी कि अभी तक वह अपने आप को विशेष मान रहा था, लेकिन यह जानने के बाद कि उसके जैसे 99 और योद्धा है जिनको उसी के जैसे तेज ऊर्जा स्तर वृद्धि करने का वरदान मिला है, उसे समझ में आने लगा कि उसका महत्व कितना है। वह बस एक खिलाड़ी था जो किसी और के खेल में किसी और की इच्छा से खेल रहा था। कुछ देर तक सोचने के बाद आकर्ष ने क्षिति को अपनी स्थिति बताई। कुछ भी करने से पहले आपको पहले सिद्धांतों पर पकड़ मजबूत बनानी होगी। जानता हूं यह थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अभी तक आपने भोपाल मंडल में प्रवेश नहीं किया है, तो यह एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। जितना हो सके उतने सिद्धांतों की समझ हासिल कीजिए ताकि अपने किसी भी प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी का तुरंत पता लगा सके। और हाँ, आपका मुख्य लक्ष्य जीवन के सिद्धांत को समझना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से ही कमजोर है। कुछ के पास एक दिव्य तत्व होता है तो कुछ के पास 2, पर आपके पास 3 दिव्य तत्व है। जब तक आप खुद कोई गलती करके खुद को खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम तीनों दिव्य तत्व आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारी भी कोशिश यही रहने वाली है कि आपको जल्द से जल्द शक्तिशाली बना सके, क्योंकि जब आप ताकतवर होंगे तो बाकी सारे दिव्य तत्वों को नियंत्रण में लेकर उन्हें हमारे साथ जोड़ने में समस्या नहीं आएगी। क्षिति ने कहा। उसके कुछ शब्द कड़वे थे तो कुछ सहानुभूति रख रहे थे, पर इतना पक्का था कि वह आकर्ष को पूरी तरह से हताश नहीं कर रहा था। उसके शब्दों ने वाकई असर दिखाया।
अब तक आकर्ष का लक्ष्य दक्ष को हराना था, जो उसकी दिया को लेकर गया था, पर अब उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था रचिता की सोच तक पहुंचना, जिसके लिए सबसे पहली चुनौती तो यही होने वाली थी कि वह सिद्धांतों को समझकर देव क्षेत्र का भी सबसे शक्तिशाली योद्धा बने। पर यहाँ पर सवाल यह था कि अगर रचिता की सोच के अनुसार सब कुछ हो रहा था तो क्या इसका मतलब यह था कि रचिता की सोच ही आकर्ष को बार बार उकसा रही थी ताकि वह ताकतवर बने? अगर ऐसा था तो इसके पीछे आखिर उद्देश्य क्या था? निम्न स्तर के द्वार के बाहर लड़ाई। क्षिति की बात सुनने के बाद आकर्ष ने अपना पूरा ध्यान सिद्धांतों को समझने पर केंद्रित कर दिया। ऊर्जा स्तर को तो वो अब जीवन और मृत्यु के पेड़ की उस शाखा के साथ भी तेजी से बढ़ा सकता था, लेकिन सिद्धांतों को समझना आसान नहीं था। ध्यान में समय तेजी से गुजरने लगा कि 4 से 5 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। वेदांत महल एक ऐसी ताकत था जिसके अधीन 3 बड़े गुरुकुल और 2 बड़े परिवार आते थे। यह पांचों 7वें स्तर की ताकत थे। हर 100 साल के बाद यह अवाची क्षेत्र के निम्न स्तर के द्वार खोलते थे। इन 5 ताकतों के अधीन कई बड़े साम्राज्य आते थे जिनकी संख्या सैकड़ों में थी। इस क्षेत्र में प्रवेश करने का द्वार एक बड़ी सी झील की सतह के केंद्र पर था, जहां पर इस समय काफी बड़ी मात्रा में प्रतिभागी आए हुए थे। इन्हीं प्रतिभागियों में आकर्ष भी शामिल था। उसके साथ राजा चंद्रराज, चौथा राजकुमार देवस, प्रभाकर के दोनों बेटे प्रशांत और प्रवीण, गंधर्वगढ़ के एक शक्तिशाली परिवार के कुल प्रमुख की बेटी दिशा जैसे कई लोग आए हुए थे। इनके अलावा 5 लोग और थे जो गंधर्वगढ़ से उनके साथ आए थे। इनमें से एक तो बुजुर्ग अवस्था का आदमी था जो गंधर्वगढ़ के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। बाकी के 4 प्रतिभागी थे जिनमें से 3 पुरुष और 1 महिला थी। यह महिला वही थी जो आकर्ष को थोड़ी रहस्यमयी लगी थी, क्योंकि जब गंधर्वगढ़ में मुकाबला हुआ था तब उसके साथ एक बुजुर्ग अवस्था की महिला भी आई थी जो चक्रपाल मंडल के पहले सिद्धांत को समझ चुकी थी। उस समय तो आकर्ष को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद प्रशांत और राजा दोनों से उसे इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो गई थी। इस महिला का नाम मेघा था और इसके साथ जो बुजुर्ग अवस्था की महिला उस समय आई थी वह इसकी दादी थी। मैंने तुमसे कहा था ना, कम से कम 15,000 प्रतिभागी तो यहाँ पर आएंगे। देख लो, अभी जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनकी संख्या भी 15,000 से ज्यादा है। 1 से 2 दिन के बाद जब इस निम्न स्तर के क्षेत्र का द्वार खुलेगा तब देखना यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या 20,000 को भी पार कर जाएगी, प्रशांत ने आकर्ष से कहा। पर अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ है। असली मुकाबला तो तब शुरू होगा जब तुम सब लोग इस क्षेत्र के भीतर प्रवेश करोगे, राजा चंद्रराज ने प्रशांत की बात सुनने के बाद कहा। क्या मतलब? प्रवीण, जो कि इतनी देर से बिल्कुल चुप बैठा था, उसने पूछा। इस क्षेत्र में कम से कम 18,000 से 20,000 लोग प्रवेश करेंगे। प्रत्येक के पास एक देव अभिलेख होगा जो गणना करेगा कि सबसे ज्यादा देव अभिलेख कौन हासिल करता है। इस क्षेत्र के भीतर जाने के बाद तुम में से प्रत्येक को अपने किसी न किसी प्रतिद्वंद्वी को खत्म करना होगा। केवल तभी ही तुम लोग आखिर तक अपने आप को जिंदा रख सकते हो। हाँ, तुम में से अगर किसी को लगता है कि उसके पास पर्याप्त रूप से ताकत नहीं है तो वह अपने आप को छुपा भी सकता है। जब इस क्षेत्र के द्वार फिर से खोले जाएंगे तब जो जिंदा बचेंगे वह बाहर आ जाएंगे। उस समय तुम लोगों ने भले ही ज्यादा देव अभिलेख हासिल न किए हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें 3 बड़े गुरुकुल और 2 परिवारों में शामिल होने का मौका मिलेगा, राजा ने जवाब दिया। यह सुनकर सभी 9 प्रतिभागियों में से कुछ के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। अभी तक उन्हें यह बात पता नहीं थी कि उन्हें अंदर प्रवेश करने के बाद बाकी योद्धाओं से लड़ना होगा। उन्हें तो लगा था कि उन्हें अंदर जाकर संसाधन हासिल करने का अवसर मिलेगा। आखिर कितने समय तक इस क्षेत्र के द्वार बंद रहेंगे? आकर्ष ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। कोई निश्चित समय अवधि नहीं है। लोगों के अंदर प्रवेश करते ही द्वार बंद हो जाएंगे और उसी क्षण मौत का खेल शुरू हो जाएगा।
भीतर रहते हुए तुम्हें संसाधन तो हासिल करने ही है, पर तब तक अपने आप को जिंदा बचाकर भी रखना है जब तक कि भीतर प्रवेश करने वाले लोगों में से 60% लोग खत्म ना हो जाएं। केवल तभी ही क्षेत्र के द्वार फिर से खोले जाएंगे। राजा ने जवाब दिया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 60% आबादी 10 साल तक खत्म नहीं हुई तो 10 साल तक द्वार नहीं खुलेंगे? प्रशांत ने पूछा। तुम ऐसा कह सकते हो। आखिरकार जो ताकतवर होता है उसे ही महत्व मिलता है। जो इतनी बड़ी लड़ाई में अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, सिर्फ वही इस योग्य माने जाएंगे कि उन्हें 3 बड़े गुरुकुल और 2 परिवारों में शामिल होने का अवसर मिले। राजा ने जवाब दिया। उनकी इस जवाब के बाद सभी प्रतिभागियों के बीच एक सन्नाटा पसर गया। कुछ थे जिनको अब पछतावा हो रहा था कि उन्होंने गंधर्वगढ़ से मुकाबला करके आखिर शीर्ष स्थान हासिल ही क्यों किया। अगर पता होता कि यहाँ पर आने के बाद उन्हें इस तरह से अपना बलिदान देना होगा और खुद को जिंदा रखने के लिए लड़ना होगा, तो वो इस मुकाबले में कभी भाग ही नहीं लेते। अधिकांश को यह मौत का खेल लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनको यहाँ पर मौका नजर आ रहा था, जैसे कि आकर्ष, प्रशांत, प्रवीण और देवस। इनके लिए इस प्रकार की स्थिति नई नहीं थी, इसलिए इन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था कि अंदर जान का खतरा है। इनका पूरा ध्यान तो इस बात पर था कि अंदर कौन कौन से संसाधन इनको हासिल हो सकते हैं, क्योंकि राजा से जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार अंदर चक्रपाल श्रेणी के अस्त्र भी बड़ी आसानी से मिल सकते थे। कई प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियां, विभिन्न प्रकार के देव अभिलेख और किस्मत ज्यादा अच्छी हुई तो किसी शक्तिशाली योद्धा की जादुई अंगूठी भी मिल सकती थी, जिसमें हो सकता था सैन्य श्रेणी का अस्त्र भी शामिल हो। वैसे इसकी सिर्फ संभावना थी। सच में इस प्रकार का अस्त्र नहीं मिलने वाला था, क्योंकि यह बात तो उन्हें भी पता थी कि इस क्षेत्र में सिर्फ महामंत्र मंडल के योद्धा ही प्रवेश करने वाले थे, और सैन्य श्रेणी का अस्त्र इतना कीमती था कि अगर किसी परिवार के पास इस प्रकार का अस्त्र होता तो भी वह अपने परिवार के महामंत्र मंडल के योद्धा को भी कभी नहीं देने वाला था। क्या मैं गंधर्वगढ़ के राजा चंद्रराज को देख रहा हूँ? आकर्ष और उसके सभी साथी क्षेत्र के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी सभी को एक अपरिचित आवाज सुनाई पड़ी। इस आवाज में उपहास का भाव था। आवाज सुनकर सभी का ध्यान आवाज के स्रोत की तरफ गया। पूर्व की दिशा से उड़ते हुए योद्धाओं का एक समूह उनकी तरफ आ रहा था। समूह में सबसे आगे एक मध्य अवस्था का आदमी था, उसके पीछे 2 बुजुर्ग अवस्था के आदमी थे और उनके पीछे थे 9 प्रतिभागी। यह लोग कौन है? आकर्ष ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर प्रशांत से पूछा। यह अचलगढ़ साम्राज्य के राजा है, सुजान सिंह। हमारा गंधर्वगढ़ और इनका अचलगढ़ बहुत ही पुराने दुश्मन है। दुश्मनी युद्ध के जैसी तो नहीं है, पर दोनों राजा जब एक दूसरे को देखते हैं तो नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। आज भी इन्होंने आवाज लगाकर हमें रोका है, तो निश्चित रूप से हमारा मजाक उड़ाने के लिए ही इस तरफ आ रहे हैं। प्रशांत ने वापस ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर जवाब दिया। राजा सुजान सिंह, लगता है हमसे झगड़ा किए बिना आपका दिन अच्छा नहीं जाता, तभी तो बार बार चले आते हैं। राजा चंद्रराज ने टोंट मारते हुए कहा। क्या करूं राजा चंद्रराज, कुछ लोगों के चेहरे ही ऐसे होते हैं कि उन्हें देखने के बाद खून खोलने लगता है। राजा सुजान सिंह ने भी टोंट मारते हुए जवाब दिया। आपने सही कहा, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि उन्हें देखने के बाद खून खौल ही जाता है। वैसे मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि आज ऐसी क्या वजह रही है कि आपने आते ही हमसे पहले मुलाकात की। राजा चंद्रराज ने पूछा। सुना है तुम्हारे गंधर्वगढ़ में एक ऐसा योद्धा है जिसने महामंत्र मंडल के 4थे स्तर में होते हुए भी तुम्हारे साम्राज्य के एक शक्तिशाली योद्धा प्रशांत को हरा दिया, जो महामंत्र मंडल के 5वें स्तर में है। राजा सुजान सिंह ने जवाब दिया। तो आने का कारण आकर्ष है। वैसे सुना तो मैंने भी है कि आपके साम्राज्य के मुकाबले में आपके दूसरे बेटे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सुनने में तो यह भी आया है कि उसने महामंत्र मंडल में होते हुए भी बिजली के सिद्धांत को समझने में सफलता हासिल कर ली है।
राजा चंद्रराज ने पूछा। बिल्कुल सही सुना है। अब की बार तो मेरे बेटे ने वाकई मुझे काफी ज्यादा प्रसन्न किया है। काश यही शब्द मैं आपके लिए भी कह पाता। अफसोस आपके राजकुमार देवस इतने योग्य नहीं है कि उनकी मैं प्रशंसा करूं। राजा सुजान सिंह ने जवाब दिया। कोई बात नहीं। आपके राजकुमार के चेहरे का नक्शा बदलने के लिए हमारे दूसरे योद्धा तैयार खड़े हैं। वैसे आप इतनी जल्दी में आए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर मुकाबले की भावना के साथ ही आए होंगे। मैंने सही कहा ना? राजा चंद्रराज ने पूछा। यह सुनकर सुजान सिंह के चेहरे पर एक कर्कशता का भाव आ गया, पर बड़ी जल्दी उन्होंने अपने चेहरे के भाव को फिर से ठीक कर लिया। अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट लाते हुए उन्होंने कहा, अब जब मुकाबले की बात हो ही गई है तो क्यों ना दोनों साम्राज्यों के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं का आपस में मुकाबला करवाकर देख ही लिया जाए कि कौन बेहतर है। मुकाबला करना तो बिल्कुल सामान्य बात है। आप बस यह बताइए कि शर्त में क्या रखेंगे? राजा चंद्रराज ने पूछा और उसी क्षण ऊर्जा माध्यम से संदेश भेजकर आकर्ष से कहा। आकर्ष सुजान सिंह का दूसरा बेटा काफी शक्तिशाली योद्धा है। दोनों साम्राज्यों के बीच का रिश्ता कुछ खास नहीं है, इसलिए चुनौती देने के बाद हम लोग पीछे तो नहीं हट पाएंगे। क्या तुम हमारे साम्राज्य की तरफ से मुकाबला कर सकते हो? चिंता मत करो। शर्त में जो भी चीज दांव पर लगानी होगी वह मैं लगाऊंगा। अगर तुम मुकाबला जीत गए तो जो भी इनाम मिलेगा वह तुम रख सकते हो। अगर तुम मुकाबला हार गए तो जो भी कीमत देनी होगी वह मैं दूंगा। आकर्ष उनके साम्राज्य का निवासी नहीं था, ना ही उनसे उसका प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध था। वह उनके साम्राज्य की तरफ से सिर्फ इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसे अच्छे संसाधन चाहिए थे और राजा उसकी मदद सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि राजा को इसमें अपना फायदा दिख रहा था। कुल मिलाकर दोनों अपने फायदे के लिए एक साथ थे। आप क्या चाहते हैं? मुझे मुकाबला करना चाहिए या फिर नहीं? आकर्ष ने पूछा। उसने सवाल जरूर किया था लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी की तरफ देखना शुरू कर दिया था। पिछले काफी समय से वह भी देखना चाहता था कि अपनी ताकत में वृद्धि होने के बाद अब वह कितना सक्षम हो पाया है। मैं तो चाहता हूं कि तुम मुकाबला करो, राजा ने जवाब दिया। ठीक है, फिर मुझे भी मुकाबला करने में कोई आपत्ति नहीं है, आकर्ष ने जवाब दिया और खुद को लड़ाई के लिए तैयार करने लगा। इस बीच अचलगढ़ साम्राज्य के 9 योद्धाओं के बीच से एक योद्धा निकलकर सामने आया। यह योद्धा आकर्ष की ही उम्र का लग रहा था। दिखने में वह बिल्कुल सुजान सिंह के जैसा था। अगर वो मध्य अवस्था का आदमी होता तो कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वो सुजान सिंह का पुत्र है। सभी को वो सुजान सिंह का छोटा भाई ही लगता। अभिकांत अचलगढ़ का योद्धा। बाकी सबसे थोड़ा आगे आने के बाद सुजान सिंह के बेटे ने अपना परिचय दिया। आकर्ष गंधर्वगढ़ का योद्धा। आकर्ष ने भी अपना परिचय दिया। संभलकर आकर्ष, सुना है अभिकांत ने अपने मुकाबले के दौरान बाकी के 8 प्रतिद्वंदियों की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। कहीं पर भी तुम्हें लगे कि तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो तो तुरंत पीछे हट जाना। प्रशांत ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर आकर्ष से कहा। चिंता मत करो, ऐसा कुछ हुआ तो मैं पीछे हट जाऊंगा, आकर्ष ने प्रशांत से कहा और उसके बाद अपने प्रतिद्वंदी की चाल समझने की कोशिश करने लगा। इस बीच बाकी सभी योद्धा थोड़ा दूर हटकर उन दोनों के लड़ने के लिए जगह बनाने लगे। उनके गोल घेरे के कारण बाकी सभी लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ केंद्रित होने लगा। सभी देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर वहां चल क्या रहा है। जब उन्होंने देखा कि 2 अलग अलग साम्राज्यों के योद्धा एक दूसरे से मुकाबला करने वाले हैं तो बाकी सभी भी उत्साहित होकर मुकाबला देखने के लिए उनके घेरे के आसपास इकट्ठा होने लगे। सभी की नजर अब दोनों योद्धाओं पर टिकी थी। एक तरफ था आकर्ष तो दूसरी तरफ था अभिकांत। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए अभिकांत अपने स्थान से एक कदम आगे बढ़ा।
उसकी तरफ से यह एक कदम था, लेकिन उसके चारों तरफ के वातावरण में जो हल्की सी बिजली की ऊर्जा दौड़ी थी, उसने बता दिया था कि उसको हल्के में लेना बड़ी भूल होने वाली है। पहला प्रहार करने का अवसर मैं तुम्हें देता हूं। अपनी पूरी ताकत से प्रहार करो। मैं नहीं चाहता कि मुकाबले में जब तुम हार जाओ तो तुम्हारा राजा मेरे पिता से यह शिकायत करें कि हमने तुम्हें अवसर नहीं दिया। अभिकांत ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज में हल्का सा घमंड था, जैसे उसे पहले से पता हो कि परिणाम क्या रहने वाला है। पर उसकी बात का आकर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपना पैर पीछे खींचा और अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया। धूम धूम धूम। एकदम से पानी की सतह पर हल्के कंपन होना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे की धरती हिल रही हो। आकर्ष के शरीर से भी अब उसी प्रकार की ऊर्जा की लहरें फूटने लगी थी जैसी लहरें अभिकांत के शरीर से फूट रही थी। सुनहरी आभा के बीच में ऊर्जा की एक तीव्र धारा। वुश। अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से सक्रिय करने के बाद आकर्ष पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा। उसे पता था कि सामने वाले के पास बिजली के सिद्धांत की ताकत है, यानी कि अगर वो पानी की सतह का इस्तेमाल करें तो आकर्ष उसका आसान निशाना बन सकता था। इसीलिए उसने अपने शरीर को पानी की सतह से ऊपर उठा लिया ताकि उसका शरीर पानी से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में न रहे। अभी तक अभिकांत आकर्ष को हल्के में ले रहा था, क्योंकि उसे अपने बिजली के सिद्धांत पर विश्वास था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि आकर्ष के शरीर से भी वही ऊर्जा निकल रही है, तो पहली बार उसके चेहरे पर गंभीरता दिखाई देने लगी। उसने भी अपना एक पैर पीछे किया और पहले प्रहार का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगा। उसके हाथ से बिजली की तरंगें निकलना शुरू हो चुकी थी। बूम। पलक झपकते ही आकर्ष अभिकांत के ठीक सामने पहुंच चुका था। उसके बिल्कुल करीब आने के बाद उसने उसके सीने को निशाना बनाते हुए अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। अचानक से ऊर्जा का एक धमाका हुआ और पानी का एक बहुत बड़ा गुब्बारा ऊपर उठा, जिसके कारण आकर्ष और अभिकांत दोनों उस गुब्बारे के भीतर कहीं खो गए। सभी की नजर पानी की सतह पर टिकी हुई थी। हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब पानी की सतह हटे और उनको सामने का परिणाम नजर आए। लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। लगभग 4 सेकंड बाद में जब गुब्बारा पूरी तरह से गायब हुआ तो सभी को सामने का परिणाम नजर आने लगा। पर यह परिणाम सभी के लिए अप्रत्याशित था। यह कैसे? अचलगढ़ के राजा सुजान सिंह के चेहरे का रंग काला पड़ चुका था। उसका सबसे प्रिय पुत्र अभिकांत, उसकी हालत खराब थी। वही आकर्ष उसके सामने ऐसे खड़ा था जैसे कुछ भी ना हुआ हो। अभिकांत के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और शरीर पर कई जगह पर जख्म भी बने थे। यह बताने के लिए पर्याप्त था कि अभिकांत पर बहुत ही ताकत से प्रहार किया गया होगा। पर किसी को भी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर पानी की सतह के पीछे ऐसा क्या हुआ था कि एक ही झटके में ताकतवर दिखने वाला अभिकांत इतना कमजोर पड़ गया था। इस समय अभिकांत की आंखें भी अविश्वास से भरी हुई थी। तुम्हारे पास दो सिद्धांतों की ताकत है। अभिकांत ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। उसका स्वर सुनकर वहां मौजूद बाकी सभी लोगों की आंखों में भी आश्चर्य का भाव आ गया। यहां तक कि आकर्ष के साथी भी हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि आकर्ष के पास सिद्धांतों की ताकत है। वह भी 2 सिद्धांतों की ताकत। सच्चाई तो यह थी कि अभिकांत आकर्ष के लिए भी काफी ताकतवर था, पर वह आकर्ष के सामने कमजोर इस कारण से पड़ गया क्योंकि जब पानी की सतह ने उन्हें चारों तरफ से घेरा था तो इस समय का फायदा उठाकर आकर्ष ने उस पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल वाले सिद्धांत का इस्तेमाल कर दिया था, जिस कारण से अभिकांत अपनी एक ही जगह पर स्थिर हो गया था। सभी को यह नजर आ रहा था कि अभिकांत हार चुका है, पर किसी को यह नहीं दिख रहा था कि अभिकांत के पैरों की हालत क्या है। आकर्ष के पास 2 सिद्धांतों की ताकत है। यह कैसे संभव है? अभिकांत के पिता सुजान सिंह इस बात को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं थे कि उनका लाडला बेटा इतनी आसानी से हार चुका है।
उन्होंने तो इसी वजह से चुनौती दी थी क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका बेटा आकर्ष को हरा देगा और इस तरह से सभी के सामने गंधर्वगढ़ की बेइज्जती हो जाएगी। इस एक शर्त के चक्कर में उन्होंने दांव पर एक चक्रपाल श्रेणी के अस्त्र को लगा दिया था। अब न सिर्फ उनका बेटा उनकी आंखों के सामने हारा था, बल्कि उनकी और उनके अचलगढ़ की भी बेइज्जती हो गई थी। साथ में अस्त्र हाथ से गया वह अलग। सुजान सिंह पहले तो इस हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, पर फिर अचानक से उन्हें एक युक्ति सूझी। सोचा नहीं था कि तुम्हारे साम्राज्य का यह योद्धा इतना शक्तिशाली होगा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है चंद्रराज, जो यह योद्धा तुम्हारे साम्राज्य की तरफ से लड़ने वाला है। सुजान सिंह ने अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। अब चंद्रराज कोई छोटे बच्चे तो थे नहीं कि उनकी बातों में आ जाते। उन्हें भी अच्छे से पता था कि सुजान सिंह यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचना भी मत सुजान सिंह, बेशर्मी की हद होती है। बाद में यह मत कहना कि मैंने बेवजह तुम पर आरोप लगाया। चंद्रराज ने हल्के गुस्से से भरे स्वर में कहा। लगता है तुम्हें समझ में आ गया कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। चलो अच्छा ही है, अब मेरे लिए कहना और आसान हो जाएगा, सुजान सिंह ने हंसते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने आकर्ष की तरफ देखा और उसे प्रस्ताव देते हुए कहा। तुम्हारी ताकत से मैं काफी प्रभावित हूं आकर्ष। क्या तुम हमारे साम्राज्य की तरफ से इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहोगे? चिंता मत करो, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। उनकी यह बातें सुनकर आसपास खड़े सभी योद्धा दंग रह गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मुकाबला हार जाने के बाद सुजान सिंह इतना बेशर्म होकर अपने ही प्रतिद्वंद्वी को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। आकर्ष, इनकी बातों में मत आओ। मैं पहले इनके साथ एक चक्रपाल श्रेणी के अस्त्र की शर्त लगा चुका हूं। शर्त हम जीते हैं तो वादे के मुताबिक यह अस्त्र मैं तुम्हें दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें मैं यह देव अभिलेख भी दे रहा हूं। अगर तुम मेरे लिए इस देव अभिलेख का इस्तेमाल अपनी लड़ाई के दौरान करते हो तो 15 मिनट के लिए तुम्हारी रफ्तार चक्रपाल मंडल के योद्धा की जितनी तेज हो जाएगी। यहां तक कि अगर मैं भी तुम्हारा पीछा करूं तो मैं भी तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। इस डर से कि कहीं आकर्ष अचलगढ़ के साथ ना मिल जाए, राजा चंद्रराज ने भी अपनी तरफ से आकर्ष को लालच देने की कोशिश की। उनकी बातें सुनकर आकर्ष को समझ में नहीं आया कि अब प्रतिक्रिया क्या दें। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो थोड़ी कीमत के लिए किसी का विश्वास तोड़ दे। उसने तो अचलगढ़ के साथ शामिल होने की बात भी नहीं कही थी। फिर चंद्रराज को उस पर शक क्यों हो रहा था? अगर बात कीमत की है तो फिर मैं भी यही देव अभिलेख देने को तैयार हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं भी एक चक्रपाल श्रेणी का अस्त्र तुम्हें दूंगा और इसके साथ में एक ऐसा देव अभिलेख भी दूंगा जिसका इस्तेमाल अगर तुम अपनी लड़ाई के दौरान करते हो तो अपने एक प्रहार को चक्रपाल मंडल के योद्धा के जितना ताकतवर बना सकते हो। अगर तुम्हारे सामने भूपाल मंडल का ऐसा योद्धा भी आ जाता है जिसने 10 सिद्धांतों को समझ लिया है, तो तुम मेरे इस देव अभिलेख के साथ एक ही प्रहार में उसे खत्म कर सकते हो। सुजान सिंह ने फिर से आकर्ष को प्रस्ताव दिया। यह देखकर चंद्रराज को और ज्यादा चिंता होने लगी। उन्होंने अब अपनी जादुई अंगूठी में से 2 और अनोखी वस्तुएं निकाली। एक तो लाल रंग के कपड़े जैसी कोई संरचना थी। यह क्या था इसके बारे में तो बता पाना मुश्किल था, लेकिन यह किस काम आता था यह बताया जा सकता था। यह एक चक्रपाल श्रेणी का अस्त्र था जो कवच के जैसे काम करता था। अगर कोई इसे अपनी कमर पर बांध ले तो आसानी से कोई भी उस व्यक्ति को जख्मी नहीं कर सकता था। इस प्रकार के कवच श्रेणी के अस्त्र बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होते थे। वहीं दूसरी वस्तु एक लोहे की संरचना थी। एक गोल गेंद जो किस काम आती थी इस बारे में राजा को भी पता नहीं था। मैं नहीं जानता कि यह गोल गेंद क्या है, पर यह बहुत ही ज्यादा मजबूत है क्योंकि मैं भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बाद इस पर एक खरोच तक नहीं ला पाया हूं। तुम इन दोनों में से कोई भी एक वस्तु को रख सकते हो। राजा चंद्रराज ने आकर्ष को प्रस्ताव दिया। आकर्ष इसके लिए मना करने वाला था क्योंकि उसे किसी भी वस्तु में दिलचस्पी नहीं थी।
पर इससे पहले कि वह कुछ कहता, धातु सम्राट अयस का स्वर उसके मस्तिष्क में गूंजा। वह गेंद, वह सामान्य नहीं है। वह पहले स्तर का धातु का टुकड़ा है जो मुझे चाहिए।